हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआई। देखिए, अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि डीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन पूछ रहे हैं उसमें, और काफी में तो मेथड भी बहुत अलग लग रहे हैं। मैंने उनका रिविजन किया और वही क्वेश्चन मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक पे भी सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंदर अगर आप कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और 1 ईयर का पास प्रो 615 रुपीज में मिल जाएगा। आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम में सारे प्रीवियस टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में कक्षा एक्स के 3 वर्गों ABC के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम दर्शाती है। और क्वेश्चन है इसका, वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें क्या पूछा है कि न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना, यानी जो वर्ग सी है उसका मतलब या तो अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण हो जाए, या वार्षिक में हो जाए, या फिर दोनों में हो जाए। मतलब कम से कम एक में तो फेल होना ही चाहिए, यानी वो दोनों में भी फेल हो सकता है, लेकिन दोनों में पास हो वो चीज हमें नहीं लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा ना, तो सबसे पहले सी वर्ग का टोटल ले लेंगे। दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, 12, अर्धवार्षिक वाले कितने हैं, 6, और वार्षिक वाले 8, दोनों में पास होने वाले 35। तो इन सबका योग करेंगे तो आएगा 61। और फिर न्यूनतम फेल होने वाले, इसके लिए ऊपर वाली 3 रो लेंगे, जिसके अंदर एक तो दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 12, उसके बाद अर्धवार्षिक में फेल होने वाले कितने हैं, 6, और वार्षिक में फेल होने वाले कितने, 8, और जो लास्ट में हमें दे रखा है 35, जो कि दोनों में पास है, वो हम नहीं लेंगे। तो अब हमारा टोटल कितना आएगा, 12 + 6 + 8 = 26। अब हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे, 26/61, जो कि हमारा टोटल है, मल्टीप्लाई 100। तो आंसर क्या आएगा, 42.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पिछले वर्षों में 2 कंपनियों के आयात और निर्यात का अनुपात। अब देखिए, हम एग्जाम में क्या करते हैं, फटाफट में मेन क्वेश्चन देखते नहीं है, डायरेक्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा होता है वहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि आजकल डीए के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 ये ईयर की वैल्यू है, और इसके अंदर जो पॉइंट में वैल्यू दे रखी है वो सब रेशियो है, आयात बटा निर्यात। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी एन के निर्यात की तुलना में आयात अधिक था। अब हमें पूछा है कि निर्यात की तुलना में आयात कौन कौन से वर्ष में अधिक था। तो सबसे पहले हम एन का 2005 वाला देखेंगे। 2005 के अंदर आप देखिए रेशियो कितना, 1 दे रखा है, तो 1:1, यानी आयात बटा निर्यात कितना, 1:1। 2006 में कितना दे रखा है, 1.1। 1.1 का मतलब क्या हो गया, 11/10, यानी 11 है आयात और बटा 10, 10 क्या है निर्यात, यानी आयात ज्यादा है इसमें। फिर 2007 में भी सेम 1.3, यानी 13/10, यानी आयात ज्यादा है 13, और निर्यात कितना है 10। और सेम 2008 में भी 1.1, यानी 11/10। 2009 में कितना है 1.5, यानी 15/10। और 2010 में कितना है, सेम वापस 1, यानी 1:1, यानी 1/1। हमारा आंसर क्या होगा, 4 आंसर होगा, क्योंकि 4 वर्ष ऐसे है 2006, 7, 8 और 9 जिसमें आयात का मान निर्यात से ज्यादा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और सेकंड थिंग, आपको ये भी देख के पता चल सकता है कि जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.1 है, तो आपको देखते से पता चल रहा है कि 1 से ज्यादा है, मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, और जो हर की वैल्यू वो कम आएगी, यानी आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा। तो आप डायरेक्ट भी ये ना लिख के आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं कि जिसमें 1 से ज्यादा वैल्यू है ऑटोमेटिकली उसका आयात ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका में 5 छात्रों के द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, और तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, और विषय के बगल में अधिकतम अंक दिए गए हैं। देखिए, हमें इस चीज पर ध्यान देना है, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है कि विषय के बगल में जो दिए हुए वो मार्क्स है उसके। हमें क्या लगता है कि जो ऊपर दे रखा है वो मार्क्स, और जो नीचे रॉ में लिख रखे हैं वो भी मार्क्स है, लेकिन नहीं, वो परसेंटेज है। क्योंकि फर्स्ट लाइन में हमें क्या लिख रखा है कि 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, तो रॉ में जो दे रखे वो सब है परसेंटेज, और जो सब्जेक्ट के सामने लिख रखे वो इसके टोटल मार्क्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम द्वारा वनस्पति विज्ञान में प्राप्त अंक कर्ण के वनस्पति विज्ञान में प्राप्त अंक से कितने अधिक या फिर कम है। तो अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन तो इसने सिंपली पूछ रखा है, राम के वनस्पति विज्ञान में परसेंटेज है 95, और वहीं कर्ण के कितने परसेंटेज है 80%। तो हम डायरेक्ट दोनों को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 15%, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की बात हो रखी है। अगर वही हमें दूसरे सब्जेक्ट से कंपेरिजन करवाया होता तो हमें अलग से लेना पड़ता पूरा, क्योंकि उसमें टोटल मार्क्स, जैसे मान लो हिंदी का बोला होता तो हिंदी में 100 मार्क्स होते टोटल, तो हमें फिर पूरा निकालना पड़ता। अब हम यहाँ पे क्या, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है और दोनों का टोटल मार्क्स 200 है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे 95 में से 80, तो 15% वैल्यू आएगी। तो अब टोटल मार्क्स कितने, वनस्पति विज्ञान में 200, तो 200 का 15% कितना होगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। अब देखिए, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है उसके ब्रैकेट में लिख रखा है टोटल वैल्यू,
और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने उनका परसेंटेज लिख रखा है। ये रियल वैल्यू नहीं है, परसेंटेज दे रखा है, हमें टोटल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, रसायन में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ता है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान वाला कॉलम देखेंगे, उसके अंदर आप देखिए, अब हम सोचते हमें क्या लगता है कि हम सबसे पहले रियल वैल्यू निकालें, लेकिन हमें रियल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हमें माध्यिका पूछिए तो हम परसेंटेज में से ही माध्यिका निकाल लेंगे पहले, फिर जो माध्यिका हमारा आंसर आएगा उसकी फिर रियल वैल्यू निकाल देंगे। वरना क्या ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप सबका रियल वैल्यू निकालेंगे फिर माध्यिका निकालेंगे तो डबल टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 35, 50, 60, 65, 65, 75 और 80। तो अब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, टोटल ये 7 नंबर है, तो एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी आए तो उसमें 1 ऐड करके बटा 2 कर देते हैं। तो 7 + 1 8 बटा 2, यानी आंसर कितना है 4, यानी जो चौथे नंबर वाली संख्या है वो हमारी माध्यिका है। तो 4th नंबर पे यहाँ पे क्या है 65, तो ये हमारी माध्यिका है, लेकिन ये परसेंटेज के फॉर्म में है। अब हमें चाहिए रियल वैल्यू, तो रसायन विज्ञान का टोटल मार्क्स कितना है 130, तो 130 × 65/100, तो रियल वैल्यू कितनी आ गई 84.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ में 2 कंपनियां ए और बी द्वारा 6 वर्षों की अवधि में अर्जित लाभ प्रतिशत दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ दे रखा है उसके अंदर क्या है, ए और बी का प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यदि वर्ष 2012 में कंपनी ए की आय 6.425 लाख थी, तो उस वर्ष उसका व्यय कितना था। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और आय दे रखी है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। मतलब जो 6.425 लाख वैल्यू दे रखी है इसके अपॉन हम क्या रखें, आय 100% मान के रखे या 145% रखे, या मतलब क्या लिखे। क्योंकि देखिए प्रॉफिट परसेंट होता है तो वहां पे हमारे दिमाग में सीधा क्या आता है, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कंपैरिजन हो रखा होता है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर देते। और अगर आय के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें साथ में व्यय और बचत देनी होती, सेविंग्स दे रखा होता तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन इसने क्या किया, प्रॉफिट और आय इन दोनों का कंपैरिजन दे दिया। तो हाल ही में सीएचएसएल का प्री हुआ था, उसमें मेरे एग्जाम में यही क्वेश्चन था और मुझे समझ में नहीं आया वहां पे और मैंने ये छोड़ दिया। देखिए अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए की आय दे रखी है 2012 में 6.425 लाख और उसका व्यय हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ में एक का प्रॉफिट परसेंट देखेंगे। 2012 में एक का प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमें 45%। और तो अब देखिए, अब हमें साइंस लगाना है कि जब लाभ 45% हो रहा है तो टोटल व्यय कितना हुआ रहेगा, 100% हुआ होगा। तो आय हमारी टोटल कितनी होगी 145। आपको आप एक तरीके से सेविंग्स के रूप में लीजिए, 45% हमने सेविंग की तो वो हमारा प्रॉफिट ही हुआ एक तरीके से। 100 और 45 कितना हो गया 145, तो टोटल हमारी इनकम कितनी हुई 145। तो ये वैल्यू जो हमें रियल वैल्यू दे रखी है 6.425 लाख, ये 145 की है। अब मल्टीप्लाई में हमें क्या पूछा, उसका व्यय कितना था, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किए। अब देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ के अंदर हमें सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल वैल्यू चाहिए। 125 नंबर कितने विद्यार्थियों के आ रहे हैं, एक स्टूडेंट के आ रहा है। 130 नंबर कितनों के आ रहे हैं, 3 विद्यार्थियों के आ रहे हैं। और 135 2 के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, 125 गुणा 1 प्लस 130 आ रहे हैं 3 विद्यार्थियों के, तो 130 गुणा 3 करेंगे प्लस 135 गुणा 2 करेंगे प्लस 140 गुणा 8 प्लस 145 गुणा 5 प्लस 150 गुणा 4 प्लस 160 गुणा 1। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उनके मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आया 3390, ये हमारे टोटल मार्क्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एवरेज पूछ रखा है तो टोटल मार्क्स के अंदर तो हम टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने 1 + 3 + 2 + 8 + 5 + 4 + 1 इक्वल्स टू 24। तो 3390 बटा 24 141.25, ये आ गया एवरेज। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने विद्यार्थियों ने कक्षा के औसत से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो अब हमें वापस ग्राफ में देखें कितने विद्यार्थियों के मार्क्स 141 से कम आए हैं। तो देखिए 140 के बाद डायरेक्ट 145 वाली रो आ रही है, तो हमें मार्क्स चाहिए 141 से कम वाले, यानी हम 140 वाले को भी शामिल करेंगे। 140, 135, 130 और 125, ये चारों रो वाले स्टूडेंट्स को हम इसमें काउंट करेंगे। तो 8 + 2 + 3 + 1 यानी टोटल 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स एवरेज से भी कम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, हमें परसेंटेज में वृद्धि पूछी है ना कि रियल। हम फटाफट में क्या करते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंस निकालते हैं कि पिछले वर्ष से इस वर्ष में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है और वो क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बार ग्राफ में देखेंगे कि 2 जगह तो क्या हो रहा है 2014 से 15 में वैल्यू घट रही है और हमें क्या पूछा अधिकतम प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो इसको हम लेंगे नहीं। और एक और
2015 से 16 को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी वैल्यू घट रही है। वही अगर हमारे क्वेश्चन में होता कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी किसमें हुई है, तो हमें सबका कंपेयर करना पड़ता है कि किसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं ज़्यादा घट तो नहीं रहा। तो फिर यहाँ पे हमें खाली वृद्धि का पूछा तो ये 2 तो हम वैसे ही कट कर देंगे, पीछे 4 साल बचे, इन चारों का हम कंपैरिज़न करेंगे। तो सबसे पहले 2013 और 14 का देखते हैं। 2013 के अंदर 9.9 था और 2014 में कितना हुआ 10.8, यानी कितना बढ़ा 0.9, और किससे बढ़ा 9.9 से, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना है 9.09%। फिर 2016 और 17 का निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 25%। इसी तरीके से 2018 का निकालेंगे तो 46.15%, और 2018-19 का निकालेंगे तो कितना आएगा 20%। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें है 2017 से 18 में, 46.15%, कि 2018 के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है।